अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हालात हाज़रा में मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल मुगल। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर बिलखुसूस दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद के एक मुतरक सियासी रहनुमा, साबिक़ चेयरमैन तरक्याती इदारा, साबिक़ एडमिनिस्ट्रेटर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, साबिक़ चेयरमैन मायना अमल दरामद कमीशन जनाब ज़ैद अमीन काशिफ़। नाज़रीन, ज़ैद अमीन काशिफ़ साहब को चंद रोज़ कबल एहतसाब ब्यूरो ने गिरफ़्तार कर लिया था। इन्हें क्यों गिरफ़्तार किया गया, इसके पस पर्दा क्या अवामल थे, आज हम इनसे बात करेंगे। जी ज़ैद अमीन काशिफ़ साहब, बताइएगा, आपको एहतसाब ब्यूरो ने गिरफ़्तार किया, क्या कहेंगे आप? इसके पीछे कोई कानूनी जवाब मौजूद था या कोई और मुराकाब मौजूद थे? एहतसाब तो खत्ते की ज़रूरत है। एहतसाब तो है वो अवाम के मफाद में, अदारों की बेहतरी के लिए है, और बशर्ते कि वो शफाफ हो, गैर जानबदार हो और मुनसफाना बुनियाद पे हो। एहतसाब उसको नहीं कहा जाता कि आप मुसलसल अगर हुकूमत के लिए मसला बन जाते हैं सदाए हक बुलंद करके, और वो फिर फैसला करे कि इसको ज़रा देख लें। इस तरह एहतसाब नहीं हुआ करता, इसको ज़रा देख लें। तो जिनको कहा जाता है वो कहते हैं सर कोई मसला नहीं है, सीधा कर देंगे। अच्छा साहब भाई, ये बताइएगा, ये जो आपकी गिरफ्तारी हुई और फौरी तौर पे आपकी रहाई भी अमल में आई, और उस पर एहतसाब ब्यूरो ने कोई जो है इनकार नहीं किया, कोई कतल नहीं लगाई, और ये क्या कोई डील का नतीजा है रहाई आपकी? जो बसीग़े उजलत उन्होंने जो बेवकूफ़ाना, चूँकि दबाव होता है, बालाई दबाव कि बंदे को ठीक करना है, ये बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि आप देखिए ना कि हम जुलाई 2021 के बाद से जब 3 हुकूमतें आई हैं, ये तीसरी हुकूमत है, तो जो भी मुज़फ़्फ़राबाद के मंसूबे उड़ते हैं, सबसे पहले तो 1 अरब 25 करोड़ जिसको हम सियासी लोग नहीं उसको लोगों तक समझा सके, उसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। वो जो पैकेज इन्होंने मनसूख किया, अब मुजफ्फराबाद शहर उस पैकेज की बाली के बगैर जो मर्जी करें, आप इधर से इधर 2 सफाई खड़े, उधर 3 सफाई खड़े, नहीं ठीक हो सकता। इंजीनियरिंग सोल्यूशंस जो अर्बन प्लानिंग के तहत किए गए थे, उसका जायका लैंड यूज के मुताबिक, मास्टर प्लान के मुताबिक, जो उसमें और एमसीडीपी के बकाया मनसूबाजात, खुद आपको पता, आपकी अपनी भी स्ट्रगल रही है माजी में, तो वो तमाम मनसूबाजात डालकर एक कैपिटल डेवलपमेंट पैकेज बनाया गया कि इस शहर को थोड़ा सा इसका नाक नक्शा दुरुस्त करना है। तो वो तो इन्होंने आके उड़ा दिया। अब जाहिर है उसको बनाने वाले में सोहेल साहब उस टीम का मैं भी एक छोटा सा कारकुन, छोटा सा हिस्सा बड़ा मुतरक किरदार रहा है आपका। तो अब जाहिर है मुझे ज्यादा तकलीफ होती थी। मैं नवंबर 2021 से मुसलसल बोलता रहा, चले वो चले गए और नियाजी साहब चले गए, हमारे लिए काबिल एहतराम है, और फिर उसके बाद हमारे तनवीर साहब आए, काबिल एहतराम है, खित्ते के ये बड़े लोग हैं, दोनों चले गए। अब आगे जनाब 20 अप्रैल 2023 से वजीर आजम जो है वो चौधरी अनवारुल हक साहब हैं। हम शुरू में समझते रहे कि भाई बंदा ठीक होगा और ठीक काम करेगा और इंसाफ करेगा, ये जो चीज़ें चल रही हैं ये करता जाएगा। हैरत हुई हमें जब उसने सबसे पहले ये पीएनडी को डायरेक्शन दी कि मुझे 2 अरब रुपए करके दो, मैंने 6ठी यूनिवर्सिटी बनानी भिंबर में। हैरत हुई जब उसने 200 बेड्स मुजफ्फराबाद के इग्नोर करके और ट्रामा सेंटर को इग्नोर करके सीएमएच का डायरेक्शन दी सीडीओ को कि मुझे बसीग़े उजलत आप PC1 तैयार करके दें। 400 बेड्स पे मुश्तमिल उसके हल्के में हॉस्पिटल के लिए। इस तरह होता है तो जाहिर है फिर हमने उस पर पुरअमन तरीके से बोलना शुरू कर दिया, जमहूरी अंदाज में मुसलसल बोलते रहे। इस शहर में पॉम्फलेट भी हम ही करते रहे, जो कैंप भी लगा सर डेवलपमेंट के हवाले से वो हम करते रहे, मीटिंग्स करते रहे, आवाज बुलंद करते रहे। तो इन्होंने नोट कर लिया कि बाकी तो सारा सिस्टम ठीक है, ये एक को कोई खास बड़ी खराबी है, तो इन्होंने डायरेक्शन दे दी। और उस डायरेक्शन के मुताबिक जब उन्होंने हमें नोटिस भेजा तो पता ये चला कि 2 दिनों में 3 नोटिस भेज रहे। ऐसी क्या बात थी कि आप अक्टूबर के महीने में 2 दिनों में 3 नोटिस दे रहे एक आदमी को? तो जाहिर है मैंने उस पर जब एक नोटिस आया मैंने उस पर लिख दिया और प्यार से लिखा कि एहतसाब करने वाले का अपना दामन भी साफ होना चाहिए, दागदार नहीं होना चाहिए। मैंने खुदा न खास्ता किसी को गाली नहीं दी। जो आपने लिखा ये कानूनी लैंग्वेज थी जी, बड़ी पुरअमन लैंग्वेज थी। एक आम आदमी का जिसके बुनियादी हकूक को सल्ब किए जा रहे हैं, जिसको नाहक बुलाया जा रहा है, जो पैदल चलता है, जो मोटरसाइकिल पे चलता है,
इतने उदो रहने के बावजूद जो रक्षों में चलता है, जिसका घर वही है जो जलजले का वक्त है। कितने शहर में इस वक्त घर हैं जो जलजले वाले हैं? जैसा भाई दो निकाल कर मुझे जवाब दीजिएगा। एक तो बतौर चेयरमैन तरक्याती इदारा पे इल्ज़ाम है कि उन सोसाइटियों में चाइना कटिंग का इल्ज़ाम आप पे है। दूसरा एहतसाब बैरो वाले ये कहते हैं कि एक इंक्वायरी ज़ेर कार थी हमारे पास, उसके बयान के लिए हमने इनको नोटिस जारी किए, फ़ोन पे मतला किया, फिर ज़रिया SSP इनको कन्वे किया, लेकिन उन्होंने कोई तावन नहीं किया, जिसके बायस इनकी गिरफ्तारी में मिलाई गई। क्या कहते हैं आप? मैं ये जिस अरसे के इन्होंने अभी तो केस बनाए ना, मैं उस अरसे में डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन नहीं रहा। मैं जिस अरसे में डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन रहा हूँ, मैं उसके हिस्से का जिम्मेदार हूँ। मैं बाद वज़ीर आज़म मायना व अमल दरामद कमीशन का चेयरमैन रहा हूँ, मेरी वो जिम्मेदारी रही है। ये बयानात जो लेना चाहते हैं या लेना चाहते थे, ये उससे हमें इनकार इसलिए नहीं है। मैंने अव्वलन गुफ्तगू के आगाज़ में कहा ना कि सुहेल मुगल साहब का एहतसाब कौन कर रहा है। ठीक है, बड़ा अहम नुकता है ना कि मजाक तो नहीं है। मैं एक आदमी को पर्सनली जानता हूँ, अगर मुझे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट में आपके तवज्जो से कहते हैं गुजारिश कर रहा हूँ, या मुझे सुप्रीम कोर्ट में कोई तलब करे और मुझे कहिए आपने बात की, आप बात करो, मैं कुरान पे बताऊंगा वहाँ एक आदमी ऐसा एहतसाब में जिसने मुझे बाकियों का नहीं पता, वो लोग मेरे पास आए थे, उनसे 2 लाख रुपए लिए, वो मुलाजिम है, उनसे 2 लाख रुपए जमा करके लिए, मैं उसके आगे जवाब दूंगा? ये जरा मुश्किल सी बात है ना। आप एक कमीशन बनाइए जैसे होता है, ये जो हमारे सेशन जज हैं बहुत दयानतदार लोग हैं, अदलिया का सीनियर सिविल जज हो, वहां आप कहें मैं सर के बल जाके खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन आप इन लोगों को जो किसी सीनियर वजीर से डायरेक्शन ले रहे हैं, जो किसी वजीर आजम से डायरेक्शन ले रहे हैं, जब उन्हें पता हो कि उन्होंने हर सूरत में आपको लटकाना है, तो आपने उनसे क्या तावन करना है? ये तो वही होता है ना जहां एक शफाफ अमल हो रहा हो वहां आप पाबंद हैं। इसके बावजूद मैं कहता हूं कि एहतसाब होना चाहिए साफ सुथरे हाथों के जरिए, शफाफ लोगों के जरिए, बेदाग लोगों के जरिए, बिला तखसीस होना चाहिए। अगर उसमें कल को पता चलता है कि जाहिद अमीन भी कोई बड़ा घपला कर गया तो जाहिद अमीन को भुगतना चाहिए। लेकिन एक चीज तो मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हम वली नहीं हैं, हम सियासी लोग हैं। अब सियासी लोग सब पारसा हो गए तो अलग बात है कि हमने कहीं क्वायत से हटके जरूर काम किया होगा, हमसे ज़ाब्ते से हटकर हमने कहीं ज़रूर बात की होगी, को काम किया होगा, आने वाले के चीखों पुकार फरियाद को ज़रूर देखा होगा, कोई रास्ता ढूंढा होगा उसके हेल्प करने का। ये तो नहीं हो सकता कि हम एक तरफ से लोगों का काम करते थे, दूसरी तरफ से ये जैसे ये लोग करते हैं आज भी, जैसे शायद होता होगा, मैं कहता तो नहीं लेकिन सुनते तो रहते हैं कि दूसरी तरफ से वो पैसे लेते हैं। ये अमल तो हमने नहीं किया। साहब ये बताइएगा मुझे कि ये जो आप मुजफ्फराबाद के मनसूबों के हवाले से आवाज़ बुलंद करते रहे हैं और हुकूमती निकात के तौर पे आप हमेशा सामने रहे हैं, गिरफ्तारी के बाद आपके हौसले उस तरह बुलंद हैं या आप जो उन्होंने कोशिश की थी या आपकी आवाज़ दब जाएगी? क्या कहते हैं आप? मुझे जो 2 इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उनका ताल्लुक वो शायद डिप्टी डायरेक्टर थे मीरपुर से था, उनका मुझे पर्सनली भी पता था। दे आर वेरी नीट एंड क्लीन, वो ठीक लोग हैं, वो साफ सुथरे लोग हैं, उन पे कभी कोई माली इस तरह का धब्बा नहीं लगा। मैंने उन्हें कहा मेरे अजीजों आपकी मार्च 91 में क्या उम्र थी? तो ज़ाहिर है उन बेचारों की उस वक्त मार्च 91 में क्या उम्र थी। तो मैंने गुजारिश की ये आदमी जो आपके सामने आज बैठा हुआ है ये वहाँ CRP को फेस कर रहा था श्रीनगर में, इसके पीछे BSF के छापे पड़ रहे थे और 5 दफ़ा आए। तो अगर हम अपनी जान हथेली पे रख कर श्रीनगर के मकतल में BSF और CRP के आगे खेलते हैं, जो हमने करना था हमने किया, और जो इंडियन आर्मी के साथ करना था हमने किया, जब अल्लाह ने हमें तौफीक दी। तो जब हम उनसे नहीं डरे तो मेरे अजीजों आप हमें कैसे डरा सकते हैं? कोई वज़ीर आज़म या कोई सीनियर वज़ीर हमें कैसे डरा सकता है? ये उनकी बेवकूफ़ी थी। और आपने स्टार्ट में पूछा फिर ये हुआ क्या? हुआ ये कि जिस दिन मुझे अदालत में पेश किया गया उस दिन जनाब राजा फारूक हैदर खान की क़यादत में बहुत लोग आए वहाँ। मैंने खुदा गवाह किसी एक को भी नहीं कहा कि कल मेरी पेशी आपने आना है, एक को भी नहीं कहा। खुद ही वो लोग आए, राय साहब की वजह से आए, और वकला की इतनी बड़ी 35-40 वकला थे, और मैं खुद एक छोटा सा एक ज़माने में वकील रहा हूँ। तो वहाँ उन्होंने जब हमें पेश किया तो पूछा जज साहिबा ने, मैं सलाम पेश करता हूँ आज भी आज़ाद कश्मीर की अदलिया को, ख्वाह वो सुप्रीम कोर्ट हो, ख्वाह वो हमारी हाई कोर्ट हो, ख्वाह वो हमारे
सेशन कोर्ट्स हो, आज भी मुल्क पाकिस्तान से अच्छे लोग हैं और अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं। एहतसाब कोर्ट की जज साहबा ने पूछा, हाँ भाई क्या मामला है इसका, उन्होंने कहा क्या इस्तगासा लाए, क्या करना है इनको, जुडिशल करना है, क्यों करना है, इन्होंने तावन नहीं किया, क्या तावन नहीं किया, इन्होंने बयान नहीं दिया। तो उन्होंने कहा ये बयान हो गया इनकी, हाँ जी हो गए, तो अब आपने क्या इनसे कोई रिकवरी करनी है? उन्होंने कहा कोई रिकवरी, कोई और बात दीजिए, नहीं कोई और बात नहीं है। तो इसके बावजूद इनको जुडिशल लॉकअप करना, उन्होंने कहा जी बिल्कुल जी ये हमारा देख लें, ये इस्तगासा, उन्होंने कहा नो सॉरी मैं इसको आपके वाले नहीं करती हूँ, मैं इसको आज़ाद करती हूँ, बेल आउट करती हूँ। अच्छा साहब जी, अच्छा साहब ये बताइएगा मुझे, ये आपकी गिरफ्तारी के बाद आप उसी तरह हुकूमत के जो मसाइल हैं, हुकूमत की जानब से जो अवामी इश्यूज़ हैं, जो मंसूबे हैं, उसी तरह आवाज़ बुलंद करते रहेंगे या फिर खामोशी की राह दौड़ लेंगे? एक तो दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अदलिया ने अदल व इंसाफ किया, वगरना इस वक्त ज़ुहैल साहब आपको मेरा इंटरव्यू लेने के लिए राड़ा आना पड़ता है। और ये दूसरी गुजारिश जो करना चाहता हूँ, हमारी ज़ाहिर है किसी से ज़ाती जंग तो नहीं है ना, वज़ीर आज़म से या किसी वज़ीर से कोई ज़ाती झगड़ा तो नहीं है, असूल की बात है। मैं एक ही बात आपको कह रहा हूँ कि आप देखेंगे, खुद अगला वक्त बताएगा, हम अपना काम कर रहे हैं, ज़रा पहले से अब बेहतर अंदाज में इसको आवाज़ को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हम क्या कह रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि फारूक हैदर खान के दौर में, जिसमें अदलिया का भी बड़ा हिस्सा है, एक जुडिशल कम्प्लेक्स बनता है जो आज़ाद कश्मीर की सरकार का सरकारी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। अब वो तकरीबन तक तैयार है, आपने उसमें साहब ले जानी है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और दीगर दफातर, उनसे मुंसलिका मुल्का दफातर ले जाने हैं। तो उसके साथ एक इंपॉर्टेंट सड़क है जिसके लिए हम पिछले 3 साल से उसको हाईलाइट कर रहे हैं कि वो एक सड़क है जो नलूची से गोजरा आएगी, पुलिस लाइन से होती हुई, फिर 5 AK के आगे से होती हुई, और 5 AK ने उसकी क्लियरेंस दी हुई है, फिर जाके मोहतरमा नौरीन आरिफ साहबा के घर से आगे से उस अल्लामा इकबाल ब्रिज पे आके लगेगी। इन्होंने क्या किया कि ये 4-5 माह पहले वजीर आजम ने और उसका वो जो वजीर है, सीनियर वजीर है जो बदकिस्मती से PMLN का है, इसने क्या किया कि इन्होंने वो सड़क उड़ा दी जिसका PC1 तैयार था। PC1 हमेशा बनता है जियोटेक के बाद, ठीक है। तो उस सारी वर्किंग के बावजूद हाईवेज ने अच्छी की थी, इन्होंने वो सड़क उड़ा दी। अब होगा क्या, इस वक्त प्रॉब्लम आ रहा है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मौजूदा में। आप जब ये सारे को शिफ्ट करके पाल ले जाएंगे, सारा फ्लो हो जाएगा, नलूची सारा बंद हो जाएगा, नलूची के लोग शोर करेंगे, ठीक बात, कि वहीं से गाड़ी जा रही है, वहीं से सैकड़ों थाउजेंड्स में एक दिन में गाड़ियां, मोटरसाइकिल, हाउ दे विल मूव देयर। फिर एक और प्रॉब्लम आएगा, चौधरी अनवारुल हक साहब ने और उनके वज़रा ने इसका कोई ख्याल नहीं किया, इसको रोन दिया। हम पहले भी पुरअमन तरीके से कहते रहे, हम आइंदा भी इंशाल्लाह इस आवाज़ को कहते रहेंगे इंशाल्लाह। अजीब बताइएगा साहब कि ये हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने मसूद रहमान को जो तीसरी बार कमिश्नर मुजफ्फराबाद लगाया है, मसूद रहमान के खाते में बहुत ज़्यादा मुजफ्फराबाद के ऐसे मनसूबे हैं, उनको क्रेडिट जाता है, उन्होंने पेरा भी दिया है और बड़ा जानदार किरदार अदा किया है। इस अमल को आप अप्रिशिएट करते हैं? देखिए जी, कई मसूद साहब में ये अल्लाह ने ये तो खुदादाद सलाहियत होती है ना, वो तो उनके अंदर है, और एक तो सलाहियत भी है, एक शौक भी है, शौक भी होना चाहिए सलाहियत के साथ, ज़ौक़ भी है उनका। ऐसे तो और भी कई ऑफिसर हैं आज़ाद कश्मीर के जो मुख्तलिफ जगहों पे लगे, दे आर वेरी गुड पीपल, बहुत अच्छे लोग हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप अच्छे लोग जब आए तो आप तब भी मोतरज़ रहें, और जब बेचारे हमारी तरह के लोग हों तो तब भी आप नाकिद रहें। इक्का दुक्का लोग ज़रूर आते हैं जो आकर अपनी बसात के मुताबिक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यही सवाल मैं आपसे 4-5 महीने के बाद कहूँगा कि हो कुछ नहीं सकेगा, इसलिए कि चीज़ों को ज़मीन पे लाने के लिए PC1s की अप्रूवल के लिए इंजीनियर्स चाहिए, CDO चाहिए, P&D चाहिए, वो तो अनवारुल हक साहब को पता नहीं हो सारे अमल का, और फंड्स चाहिए। फंड्स वो देते नहीं। मैं आपसे आखिरी बात कहता हूँ कि डोबा तरेड़ी वाटर सप्लाई एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है मुजफ्फराबाद के शहरियों को। मेरी ड्यूटी है बताना कि अगर खुदा न खास्ता माकड़ी को कुछ हो जाए और माकड़ी में अगर बड़ी रुकावट आ जाए तो फिर ये 4.5 लाख की बस्ती को पानी कौन देगा पीने का। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर वक्त ने, जिनका नाम फारूक हैदर खान है, ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम फॉर ग्रेविटी पे बिजली के बगैर डोबा तरेड़ी से दी। 1.5 साल से टावा वो स्कीम चल रही थी, 1.5 साल से 1 रुपया नहीं दिया चौधरी अनवारुल हक सरकार ने, और वो स्कीम रुकी हुई है। अगर खुदा न खास्ता मुजफ्फराबाद माकड़ी वाटर सप्लाई को कुछ हो जाए, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल?
तो उसको कौन पकड़ेगा? यही जो हमारी मेहनत है, ये हमारे काम आएगी, उस वक्त पकड़ के लाया जाएगा ऐसे। ऐसा साहब कुछ दो सवालात आपकी ज़ात से मुतल्लिक सियासी सवालात हैं। पहले तो ये बताइएगा कि आपने क्या मुस्लिम लीग नून में बाज़ाब्ता शमूलियत का ऐलान कर रखा है? जी नहीं, मैं बाज़ाब्ता शमूलियत का ऐलान नहीं किया हुआ। अलबत्ता ज़िमनी इलेक्शन से जो सितंबर 2011 में हुआ था, उसके बाद 2016, 2021 मैंने पूरी दयानतदारी के साथ, मुझसे वाबस्ता लोगों को पता है, PMLN का साथ दिया है और फारूक हैदर साहब का। वैसे भी ये आप देखें, ज़लज़ले के बाद मैं उनके बहुत करीब चला गया था। मेरे बड़े भाई भी हैं, लेकिन हम इख्तलाफ भी उनसे करते रहे और फिर उनके इलेक्शन लड़ने पे भी यहाँ हमने उनसे इख्तलाफ किया था, यहाँ जब वो इलेक्शन लड़े थे। लेकिन उसके बाद से, सितंबर से आज तक, उसके बाद मैं मुसलसल जो इनफादी तौर पे आप फारूक हैदर साहब के साथ हैं। ये बताएं, मुस्लिम लीग नून में शामिल होने का कोई इरादा है आपका? देखिए, वो मुस्लिम लीग का काम है, उनके क़यादतें ज़ाहिर है जो सदर जमात होते हैं किसी जमात के, वो भी मेरे काबिल एहतराम भाई हैं। जो तारक फारूक साहब हैं, MSF में भी जनरल सेक्रेटरी हैं वो, MSF में भी हम इकट्ठे रहे, वो मेरे जूनियर साथी थे। ये उनका काम है कि अगर उन्हें आज़ाद कश्मीर में कहीं कोई कारकुन नज़र आता है और वो उनकी जमात में नहीं है, तो वैसे भी उन्हें उससे रब्ता करना चाहिए, हर जमात को देखना चाहिए अगर कोई। लेकिन मैंने चूँकि एक तवील ये देख लिया जमातों के अंदर को, तो मेरा एक शख्स से ज़ाती ताल्लुक़ है जिसका नाम राजा फारूक हैदर खान है, जिसको मैं समझता हूँ ये आज़ाद कश्मीर के अंदर आखिरी वो सियासतदान है जिसके अंदर रियासत के तशख़्ख़ुस, वहदत, गैरत और वक़ार के बहुत सारे जर्म्स, जरासीम आप जिसे कहते हैं, बनिस्बतन बाकियों के हैं। तो मैं अब अपनी ज़िंदगी के आखिरी राउंड में इसीलिए उनको सपोर्ट कर रहा हूं। अच्छा, ज़ैद अमीन काशिफ साहब, आखिरी सवाल ये बताइएगा कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में आप शहरी हल्का से इलेक्शन लड़ेंगे? आइंदा आने वाले इंतखाबात तक अल्लाह करे आज़ाद कश्मीर का ये निज़ाम में, सियासी निज़ाम जो है ये इसी तरह रहे। अल्लाह करे कि हमारी दुआ है आज़ाद कश्मीर का जो ये स्ट्रक्चर है, ये इसी तरह रहे, ये शनाख्त है, ये इसी तरह रहे। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता उससे पहले इसके इस स्ट्रक्चर पे, इसके इस वक़ार पे, इसके इख्तियार पे, इसकी वहदत पे, इसके तशख़्ख़ुस पे वो जैसे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बात तो है ना, ये ऐसे नहीं। अगर खुदा न खास्ता वो बात हो जाती है, हम तो ये सारी तामीर और तरक्की छोड़कर, सोहेल भाई, हम तो पहले अपने इख्तियार, वक़ार, तशख़्ख़ुस और वहदत की जंग लड़ने को, इंतखाब पे ज़्यादा फोकियत देंगे। अब बहुत शुक्रिया जनाब ज़ैद अमीन काशिफ साहब। नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा। आज हमने ज़ैद अमीन काशिफ साहब से उनकी गिरफ़्तारी, रहाई और दीगर अमूर पे बात की। नए प्रोग्राम में बहुत से सवालात के साथ, मौज़ूआत के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।